पीसीएस प्री और आरओ मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें, ये समस्या मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपके दिमाग में सॉल्व हो गई होगी। हिंदी ड्राफ्टिंग यानी कि हिंदी आलेखन और निबंध, इनको कैसे किया जाए। अब यहाँ पर कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो पकड़ में नहीं आती है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में हम वही गलतियां दोहरा के चले आते हैं। तो आपको अपने टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा जिससे आपकी तैयारी जो है वो बैलेंस्ड तरीके से होती जाए। इससे बहुत कम मेहनत में ही आप अपना एक मौलिक निबंध तैयार कर सकेंगे। ये एक बैलेंस स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप आरओ मेंस के साथ साथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीसीएस प्री में भी सफलता जरूर हासिल करेंगे। नमस्कार, यूपीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आरओ का एग्जाम हो चुका है और अब अगला एग्जाम पीसीएस प्री और आरओ का मेंस है। अभी आंसर की नहीं आई है और बहुत से लोग इस डायलेमा में है कि उनको मेंस देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। डायलेमा इसलिए भी है कि पीसीएस प्री के एग्जाम में केवल 70 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, तो अगर पिक्चर साफ हो जाए तो आगे का जो रोड मैप है उसको डिसाइड करने में आसानी होती है। अभी तक आप सब ने दुनिया भर की आंसर की से जो अनऑफिशियल है अपनी ओएमआर टैली कर ली होगी और एक रफ आइडिया बना लिया होगा कि आपका स्कोर लगभग कितना आ रहा है। हालांकि आयोग की ऑफिशियल आंसर की से ही जो एग्जैक्ट पिक्चर है वो क्लियर होती है, और वो भी एक दो दिन में आ ही जाएगी। मैंने ग्रुप में 2 दिन पहले ही बता दिया था कि किसी भी हालत में जो कट ऑफ है वो 130 के ऊपर नहीं जाने वाली है, और जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 125 से कम नहीं है तो आपको बिना देर किए मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंस देने को मिलना वो मौका है जो सबको नहीं मिलता और हमेशा नहीं मिलता। हो सकता है इस बार अगर किसी को मेंस देने को मिल जाए तो अगली बार उसको मेंस देने को ना मिले, और कई सारे एग्जांपल्स मेरे सामने ऐसे हैं कि एक बार किसी पर्सन को मेंस देने का मौका मिला और उसने उसको सीरियसली नहीं मिला और उसके बाद आज तक उसका प्री नहीं निकला। तो मेंस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको चूकना नहीं है। तो यहाँ पर भी हमको ये ध्यान रखना है कि मेंस, ये जो मौका अगर आपको मिल रहा है तो किसी भी हालत में इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। लेकिन अगर आपके मार्क्स इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कम है तो फिर आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए और तब तक आने वाले पीसेस प्री की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो अब सभी लोग जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके मार्क्स जो हैं अभी तक के, जो उन्होंने टैली करके निकाले हैं, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हैं, और दूसरे वो जो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नीचे हैं या बॉर्डर पर हैं। जो नीचे हैं या बॉर्डर पर हैं, अब उनको फिलहाल पीसीएस पर फोकस करना है और अपनी उन कमियों पर काम करना है जिनकी वजह से आरओ में उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। आपने एग्जाम दिया होगा, आपने इस एग्जाम को देख भी लिया होगा कि कहाँ कहाँ कमियां थी, कौन कौन सी जगह पर आपको अपने को बेहतर करना है, किन किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इन चीजों को आपको ठीक करना है इस पीरियड में, जैसे कि पीसीएस के एग्जाम में ये सारी कमियां दूर करके पीसीएस के एग्जाम को क्लियर करना इंश्योर किया जा सके। बात करते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आंकड़े के ऊपर है। इन लोगों के सामने दोहरी चुनौती है। इन्हें केवल आरओ के मेंस पर ध्यान नहीं देना है बल्कि पीसीएस के प्री को भी साथ साथ लेकर चलना है। दोनों में से किसी एक पर भी जरूरत से कम ध्यान देना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको अपना शेड्यूल और अपनी स्ट्रैटेजी इस प्रकार बनानी है कि दोनों एग्जाम्स में से किसी की भी तैयारी कमजोर ना पड़े। आपको आरओ का मेंस भी क्लियर करना है और आपको पीसीएस का प्री भी क्लियर करना है। एक एग्जाम के चक्कर में दूसरे एग्जाम की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है, उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है। हालांकि ये कहने और सुनने में तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दो एग्जाम से तैयारी एक साथ कैसे हो जाएगी, लेकिन ये उतना है नहीं। अगर हम देखें तो आरओ के मेंस के सिलेबस को अगर आप तैयार करते हैं तो आपका पीसीएस के प्री का सिलेबस भी साथ साथ तैयार होता चला जाता है, क्योंकि आरओ के मेंस में जो जीएस का पेपर है उसका सिलेबस लगभग वही है जो पीसीएस प्री का है। दूसरी खास बात एक ये भी है कि आप अभी अभी इसी सिलेबस को पढ़कर आरओ का प्री का एग्जाम देकर आए हैं और आपने ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर दिखाई है, तभी तो आप कट ऑफ के ऊपर हैं। यानी कि आपको अभी कुछ अलग नहीं पढ़ना है, आपको बस उसी जीएस को रिवाइज करके जाना है और उसकी जो भी कमियां आपने भी महसूस करी हैं उन्हें साथ में दूर करते हुए चले जाना है। और एडिशनल जो भी चीजें यहाँ पर आएंगे, जैसे करंट हो गया, कोई एडिशनल रिपोर्ट आ गई, कोई डेटा आ गया, उन्हें अपनी इस जीएस की तैयारी में ऐड ऑन करते चले जाना है। जीएस के अलावा जो एडिशनल चीजें आपको मेंस के लिए पढ़नी है वो है हिंदी ऑब्जेक्टिव, हिंदी आलेखन और निबंध।
इसमें भी जो हिंदी ऑब्जेक्टिव है ये आपका पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने तत्सम तद्भव विलोम एक शब्द पर्यायवाची जैसे जो टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स पढ़े हैं। यानी कि ये वही सारे टॉपिक्स होंगे और उसी पैटर्न पर एग्जाम में आएंगे जैसा आपने प्री में पढ़ा है और जैसा आप प्री में दे के आएंगे। लेकिन ये अब जो आप मेंस के लिए पढ़ेंगे ये प्री के मुकाबले आसान हो जाएगा, क्योंकि मेंस में आपको पर्यायवाची वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। प्री में आपके पास 6 टॉपिक थे जिनमें पर्यायवाची इंक्लूडेड था, लेकिन मेंस में जब आप हिंदी ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे तो उसमें पर्यायवाची नहीं है, केवल 5 टॉपिक है। हर टॉपिक से 6 सवाल आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कुल 30 सवाल होते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट्स में जो आरओ के मेंस में है, इनमें से 2 आपके लगभग तैयार हैं। एक जीएस जो आप तैयार दे के आए हैं, दूसरा हिंदी ऑब्जेक्टिव वो भी आपका तैयार है। तो इन्हें आपको कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी, इन्हें आपको रिवाइज करते जाना, क्योंकि सिलेबस वही है जो प्री में था, वही है मेंस में और वही है पीसीएस प्री में। हालांकि इनमें एड ऑन्स आपको करते जाने हैं, जिससे आपकी मेंस की जीएस और हिंदी भी अप टू डेट होते हुए तैयार होती चली जाएगी, और साथ ही साथ जैसा मैंने बोला पीसीएस प्री की जीएस भी तैयार हो जाएगी। तो पीसीएस प्री और आरओ मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें, ये समस्या मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपके दिमाग में सॉल्व हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आरओ मेंस में जो 2 नई चीजें हैं, हिंदी ड्राफ्टिंग यानी कि हिंदी आलेखन और निबंध, इनको कैसे किया जाए। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही गाइडेंस से इनको बड़ी आसानी से और बड़ी कम मेहनत में तैयार किया जा सकता है। ये जो गाइडेंस है ये किसी अनुभवी और भरोसेमंद सीनियर की भी हो सकती है, किसी सही किताब की भी हो सकती है, या किसी सही मेंटोर की भी हो सकती है। हालांकि किताबों में बड़ी समस्या है। आपने अभी आरओ के प्री की तैयारी में देखा होगा कि किताबों में कितनी गलतियां हैं, अलग अलग किताबों में एक ही चीज अलग अलग तरीके से देकर रखी गई है। वैसे ही यहाँ पर भी जो पत्र वगैरह है उसके जो ड्राफ्ट है वो हर किताब में अलग अलग दिए गए हैं। और ऐसे तैयारी करने में जब आप किताबों के बेस पर तैयारी करते हैं, जब आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई आपके पास सीनियर नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो ऐसे तैयारी करने में गलतियों को पकड़ के सुधारने वाला कोई आपके पास नहीं होता। तो अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो वो पकड़ में नहीं आती है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में हम वही गलतियां दोहरा के चले आते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भटकाव ना होने पाए, और हम अपनी गलतियों को पकड़ कर एग्जाम के पहले ही उन्हें दूर कर लें। इन दोनों चीजों के लिए किसी भरोसेमंद अनुभवी सीनियर को पकड़िए या अपनी पसंद के किसी अनुभवी मेंटोर का सहारा ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ के सीख के और लगातार लिख लिख के प्रैक्टिस करके आप आलेखन यानी कि हिंदी ड्राफ्टिंग में और निबंध में एग्जाम के बहुत पहले ही महारत हासिल कर लेंगे। और यकीन मानिए यही 2 पेपर ऐसे हैं जो मेंस में आपका रिजल्ट बनाते हैं और सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं, इसलिए इनमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। इसके अलावा एक बात और ये भी है कि मेंस में आप चाहे निबंध लिखें, चाहे आप आलेखन में पत्र मुहावरे वगैरह का आंसर लिखें, उत्तर लिखें, इसमें आपको वर्तनी और व्याकरण पर बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्तनी और व्याकरण बहुत मायने रखते हैं। इनकी छोटी सी गलती पर भी जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स काट लेगा। वो आपका चाहे निबंध का पेपर हो या आप हिंदी ड्राफ्टिंग में कुछ भी लिख रहे हो, अगर एक भी वर्तनी की गलती आपने कर दी तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर आपके मार्क्स उस वर्तनी के लिए काट देगा। ग्रामर की गलती कर दी तो आपके मार्क्स जो है वो काट देगा एग्जामिनर। तो इनको सुधारना है, इनको अभी से सुधारना शुरू कर लीजिए और ये कोशिश करिए कि अब से एक भी वर्तनी की गलती ना होने पाए। याद रखिए कि आपको आरओ का मेंस भी क्लियर करना है और उसके साथ साथ पीसीएस का प्री भी आपको देना है और क्लियर करना है। तो आपको अपने टाइम को कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा जिससे आपकी तैयारी जो है वो बैलेंस्ड तरीके से होती जाए। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, तो आप जितना भी समय पढ़ाई को दें उसका अभी कम से कम 50% प्लस टाइम जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी को दीजिए। बाकी समय आप हिंदी ड्राफ्टिंग और निबंध की तैयारी और उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं या 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कम से कम 4 घंटे आप जीएस और हिंदी को दीजिए। इन 4 घंटों में से 3 घंटे जीएस को अलॉट करिए और 1 घंटा आप हिंदी का रिवीजन करिए। बाकी 2 घंटे आलेखन वाले भाग की तैयारी करिए और उसको बार बार लिख लिख कर उसको रिफाइन करने की प्रैक्टिस करते जाइए। बाकी 2 घंटे आप निबंध के लिए रखिए रोज। निबंध के लिए आपको समय रोज निकालना है, लेकिन आपको रोज निबंध लिखना नहीं है।
एक दिन आप संबंधित जो भी आपको निबंध है उस निबंध का मैटर देखिए, उस मैटर को खोजिए, उससे संबंधित डेटा, उससे संबंधित कोट्स और जो जरूरी जानकारी है और जो करंट उससे रिलेटेड जो चेंजेस हो रहे हैं उनको इकट्ठा करिए और अगले दिन उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर लिखने की कोशिश करिए और ऐसा बार बार करते रहिए। अब इसके लिए किसी किताब, बहुत सारी किताबें निबंध से रिलेटेड आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं, आप किसी भी किताब जो अच्छी हो, जो आपको समझ में आए, जो आपको आसान लगे, आसान का मतलब ये नहीं कि कोई भी चलती फिरती किताब आप उठा ले आइए, स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसकी मदद ले सकते हैं आप। और अगर आप इन सब में भी आपको दिक्कत है तो आप निबंध को, जो भी किताब आप लेकर आए हैं उसमें जो निबंध दिया हुआ है उस दिए हुए निबंध को ही याद कर डालिए, रट डालिए उसको। लेकिन रटने के बाद, याद करने के बाद उसको आपको एज इट इज नहीं लिखना है, बल्कि याद करने या रटने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। और जब आप उसे अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे तो इस प्रोसेस में उससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड डेटा हो, जो भी अपडेटेड घटनाएं हो, या जो भी और चीज आपको मिले जो आपको लगता है कि उससे रिलेवेंट है और आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी, आपके जो ऐसे है, आपका जो निबंध है उसको एनरिच करेगी, ठीक, उसमें वैल्यू एडिशन करेगी, उसको साथ में जोड़ते जाइए, अलग से नोट भी करते जाइए। इससे बहुत कम मेहनत में ही आप अपना एक मौलिक निबंध तैयार कर सकेंगे और इस निबंध को लिखकर उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको दोहराते रहिए, उसको लिखते रहिए बार बार। जब आप लिखते रहेंगे तो आपका निबंध जो है वो बहुत अच्छा तैयार होता चला जाएगा और हर बार निबंध जो है वो पहले से आप बेहतर लिखने लगेंगे। ये एक बैलेंस स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप आरओ मेंस के साथ साथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीसीएस प्री में भी सफलता जरूर हासिल करेंगे। अब यहाँ पर कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। अगर आप खुद से किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हिंदी ड्राफ्टिंग है उसके लिए कई सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस की भी आती हैं, नॉन स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड बुक से तो दूरी बना के रखनी है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी आप अगर देखें तो वासुदेव नंदन को प्राथमिकता दीजिए, बाकियों से बेहतर इसमें दिया हुआ है। इसमें जो लेटर है यानी कि जो पत्र लेखन है और जो अपठित गद्यांश वाला पार्ट आता है वो बहुत ही अच्छा देके रखा गया है बाकी किताबों के कंपैरिजन में। इससे ही आपको तैयार कर लेना है। मुहावरे के लिए आप हरदेव बहारी और पीएन पांडे को देख सकते हैं। हालांकि हर किताब में मुहावरे या जो लोकोक्तियां हैं उनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, किसी भी एक अर्थ को पकड़ लीजिए और उसी को बेस बनाकर आप आगे बढ़िए। आप जब मुहावरे या लोकोक्तियां का अर्थ समझेंगे उसके बाद आपको उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। वाक्य प्रयोग में कोशिश करिए कि करंट से रिलेटेड वाक्य प्रयोग करिए, जो घिसा पिटा वाक्य प्रयोग किताबों में आपको देके रखा गया है कि जैसा आप 9th 10th 11th 12th में करते हैं उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप साहित्यिक तरीके से उसमें मुहावरे का वाक्य प्रयोग या लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। करंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट करके पूर्ण प्रयोग वाक्य में करके उसके अर्थ को हमें अगर बताना है तो अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें पूरे मार्क्स मुहावरे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो प्रशासनिक शब्दावली में रिपीटिशन बहुत है, तो इसके लिए जो पिछले जो पेपर्स हो चुके हैं उन पेपर्स में आए हुए शब्दों का एक कंपाइलेशन बना लीजिए, उनको नोट कर डालिए। इसके अलावा हरदेव बहारी में भी प्रशासनिक शब्दावली एक अलग चैप्टर में देके रखी हुई है जिसे एक एड ऑन के रूप में आप तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी सवाल आता है यहाँ पर, तो कंप्यूटर के लिए वाणी प्रकाशन की किताब आती है, उस वाणी प्रकाशन की किताब लेकर आप उसको तैयार करते जाइए, आपका कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो पूरा तैयार हो जाएगा। ऐसे आप अपनी अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो अच्छी तैयारी कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा किसी एक ऐसे आदमी को साथ जरूर रखिए जो आपको सही राह दिखा सके और आपकी गलतियों को पकड़कर उसको सुधार करवा सके, क्योंकि मेंस देने का मौका मैंने फिर से बताया कि सबको नहीं मिलता है और हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दीजिए। क्वानियर्स में भी कुछ दिनों में, एक दो दिन के अंदर ही मेंस का बैच आने वाला है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो खैर ये तो वो कुछ बातें हैं जो हम लोगों को करनी जरूरी थी, इतना रखते हैं इसको। बाकी हम लोग बातें करते रहेंगे, समझते रहेंगे, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।